गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इंडियन फॉरेक्स रिजर्व के संदर्भ में आरबीआई का जो लेटेस्ट डाटा जारी किया गया है। जो डाटा 12 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया है और आप लेकर के चलें, चाहे बात बीपीएससी की करें, चाहे यूपीएससी की करें या वनडे एग्जाम की करें, ये एक ऐसा सेक्शन है जिस सेक्शन से प्रश्न लगातार उठा करके पूछे जा रहे हैं। तो पहली चीज हम यह समझने की कोशिश करें कि फॉरेक्स रिजर्व जो है वह बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंडिकेट करता है, भुगतान संतुलन की स्थिति को दर्शाता हुआ आता। और आप इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि फॉरेक्स रिजर्व का नीचे जाना जो है वह कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस की ओर इशारा करता है। और जब वह क्राइसिस सीवियर होता है तो ऐसी स्थिति में उस क्राइसिस से निपटने के लिए आईएमएफ फिनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करता है, जैसा 1991 में इंडिया के कंटेक्स्ट में हुआ था। तो अभी 12 जुलाई 2024 को जो आरबीआई के द्वारा डाटा रिलीज किया गया है, उस डाटा के अनुसार भारत का फॉरेक्स रिजर्व जो है ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है। यह 666.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो यह फॉरेक्स रिजर्व अगर एक आकलन के कंटेक्स्ट में बात करें तो यह भारत के 11 महीने की जो आयात जरूरतें हैं, 11 महीने की आयात जरूरतों को पूरा करने में समर्थ है। जबकि सामान्य स्थिति में यह माना जाता है कि फॉरेक्स रिजर्व का वह वॉल्यूम बेहतर है जो कम से कम 6 महीने की आयात जरूरतों को पूरा करने की स्थिति में हो। तो यह इंडिकेट करता है कि फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भारत और इंडियन इकोनॉमी जो है वह अभी कंफर्टेबल पोजीशन पर है। यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम बात करते तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इन दोनों के इनफ्लो और आउटफ्लो का बैलेंस जो है वो फॉरेक्स रिजर्व को प्रभावित करता है। करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्रोपोर्शनली टू फॉरेक्स रिजर्व, अगर इन दोनों को जोड़ करके माइनस में होगा तो फॉरेक्स रिजर्व में कमी आएगी, अगर प्लस होगा तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। अब दूसरी चीज अगर हम यहां पर देखें तो फॉरेक्स रिजर्व के 4 कंपोनेंट होते हैं। यहां से प्रश्न उठा करके बीपीएससी ने पूछे। पहला कंपोनेंट होता फॉरेन करेंसी एसेट, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, जो लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है। दूसरा बड़ा कंपोनेंट होता है गोल्ड रिजर्व, तीसरा बड़ा कंपोनेंट है एसडीआर और चौथा बड़ा कंपोनेंट है आईएमएफ रिजर्व ट्रेंच। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो चाहे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाने के लिए दे दिया जाए तो आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है, एफसीए, गोल्ड रिजर्व, एसडीआर एंड आईएमएफ रिजर्व ट्रेंच। एफसीए में अगर देखा जाए तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व में अमेरिकी डॉलर की प्राइमेसी है। तो इतनी सूचनाएं आपके लिए यहां पर महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना जो आपके लिए है वह यह कि अगर देखा जाए तो दुनिया में हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व वाले कंट्री की बात करें तो भारत चौथे स्थान पर है। नंबर 1 पोजीशन पर चाइना है जिसका फॉरेक्स रिजर्व 3,582 बिलियन यूएसडी है। दूसरे नंबर पर जापान है, 1,827 बिलियन यूएसडी जापान का फॉरेक्स रिजर्व है। तीसरे नंबर पर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड है, 795 बिलियन यूएसडी स्विट्जरलैंड का फॉरेक्स रिजर्व है। और चौथे स्थान पर देखा जाए तो भारत है जिसका फॉरेक्स रिजर्व 666.85 बिलियन यूएसडी है। यहां पर एक और बात जो ध्यान में रखने की है वह यह कि टॉप 4 फॉरेक्स रिजर्व वाले कंट्री जो दुनिया में हैं उनमें 3 जो हैं वो एशियन कंटिनेंट से आते हैं। नंबर 1 पोजीशन पर चाइना, नंबर 2 पोजीशन पर जापान एंड नंबर 4 पोजीशन पर भारत आता है। अब अगर यहां से आगे बढ़ें तो फॉरेक्स रिजर्व का एक मेजर कंपोनेंट जो है एसडीआर है, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। यहां से भी प्रश्न लगातार यूपीएससी ने भी पूछे हैं और यहां से प्रश्न बीपीएससी के द्वारा भी लगातार पूछे गए हैं। तो एसडीआर के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो आईएमएफ ने 1969 में स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की संकल्पना को इंट्रोड्यूस किया था, नंबर 1। नंबर 2, एसडीआर जो इशू किए जाते हैं हर देश के संदर्भ में, तो आईएमएफ के बजट में
जो इनका एलोकेशन होता है, सदस्य देशों का जो अंशदान होता है, उसी अंशदान के आलोक में एसडीआर इशू किए जाते हैं और उस एसडीआर को जरूरत पड़ने पर कभी भी भुनाया जा सकता है। ये एक प्रकार की आईएमएफ के द्वारा जारी की गई सिक्योरिटी है। तीसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो एसडीआर की जब हम बात करते हैं तो एसडीआर बास्केट का कॉन्सेप्ट आता है और उस एसडीआर बास्केट में देखा जाए तो दुनिया की 5 करेंसी एसडीआर बास्केट में शामिल हैं और उनके लिए वेटेज निर्धारित किया गया है। नंबर 1 पहले पोजीशन पर है अमेरिकी डॉलर, जिसका वेटेज एसडीआर बास्केट में 43.38% है। चीनी युआन नंबर 2 पोजीशन पर है। नंबर 2 पोजीशन पर अगर हम जाकर के देखें तो नंबर 2 पोजीशन पर यूरो है और जिसका एसडीआर बास्केट में वेटेज 29.31% है। नंबर 3 पोजीशन पर देखा जाए तो चीनी युआन है, जिसका एसडीआर बास्केट में वेटेज जो है 12.28% है। चौथे नंबर पर जापानी येन है, जिसका एसडीआर बास्केट में वेटेज जो है 7.59% है और 5वें नंबर पर मतलब पाउंड स्टर्लिंग है, जिसका वेटेज ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, जिसका वेटेज 7.44% है। अगर देखा जाए तो एसडीआर बास्केट के जिस वेटेज की हमने चर्चा की है, यह वेटेज मई 2022 में रिव्यू के पश्चात सामने आया था और मई 2022 में जब एसडीआर बास्केट के वेटेज को रिव्यू किया गया तो देखा जाए तो अमेरिकी डॉलर और चीनी युआन इन दोनों के वेटेज में वृद्धि होती है, जबकि यूरो की बात करें, जापानीज येन की बात करें और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की बात करें तो तीनों के वेटेज में कमी हमें दिखाई पड़ती। अब अंतिम महत्वपूर्ण बात अगर यहां पर हम देखें तो इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि एसडीआर के कंटेक्स्ट में लार्जेस्ट एलोकेशन 2 अगस्त 2021 को हुआ है। 456 बिलियन यूएसडी को एसडीआर को अप्रूवल दिया गया। इतना लार्जर वॉल्यूम में अप्रूवल इसके पहले अब तक नहीं हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो शॉर्ट वीडियो हमारा है, इस शॉर्ट वीडियो के जरिए हमने करंट के एक टॉपिक फॉरेक्स रिजर्व की चर्चा की और फॉरेक्स रिजर्व की चर्चा के क्रम में हमने आपके साथ एसडीआर की संकल्पना को भी आपके साथ डिस्कस किया। फिर ऐसे ही वीडियो के साथ बहुत जल्द हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।